देख अब समझना इस चीज, इधर इधर स्पीशीज बहुत सारी जुड़ती है तो जीनस बनाता है, बहुत सारे जीनस जुड़ते हैं तो क्या बनाता है? फैमिली। बहुत सारी फैमिली जुड़ती है तो क्या बनता है? ऑर्डर। बहुत सारे ऑर्डर्स जुड़ते हैं, बहुत सारे ऑर्डर जुड़ते हैं तो क्या बनती है? क्लास। बहुत सारे क्लास जुड़ते हैं तो क्या बनता है? फाइलम। बहुत सारे फाइलम जुड़ते हैं तो क्या बनता है? किंगडम, है ना। बहुत सारे ये 5 हमारे पास बनते हैं। हीरे ने नादिया से शादी की, क्या हुआ? अशरफ मटाई, वो भी आगे बढ़ते वाला। कभी कभी ऐसा होता है कि अलग अलग चीजों में इंटरप्रेटिंग होती है, जैसे मेल और फीमेल कंट्री के साथ इंटरप्रेट किया और बच्चा पैदा किया। सबसे पहले आपने उसको क्या किया? सबसे पहले आपने उसके क्या देखे? ठीक है, फिर उस करेक्टर को आपने क्या किया? फिर उसका क्या बच्चा? और अब सुना मेरी बात, जैसे बात करते हैं बच्चा जो पैदा हुआ था वो करेक्टर मेरे पास होगे, अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से सुनोगे तो आप देखोगे कि उसी कंटेंट में से नीट वाले दिन सवाल बन रहे होंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पेपर यहीं से आएगा। ओके जानी, चलो क्या क्या पढ़ने वाले। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, के हालचाल? सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर। सर आपने जो सिलेबस स्टार्ट करना था 3 दिन पहले, आप लेट हो। क्यों लेट हो? उसके 2 बड़े रीजन है, दैट इज लाइट इशू। पहले दिन लाइट थी नहीं, दूसरे दिन लाइट नहीं थी, तीसरे दिन लाइट थी बट बीच में लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से मैं जो लाइव वाला जो आधा थोड़ा बहुत पढ़ाया था वो मैं अपलोड करने वाला था, बट मैंने सोचा यार मैं दोबारा से ये लेक्चर डिलीवर करूंगा और मैं दोबारा से ये पूरा लेक्चर पढ़ाऊंगा और फिर इस लेक्चर को मैं क्या करूंगा? अपलोड करूंगा। अब मेरी बात ध्यान से समझना, हम चैप्टर नंबर 1 पे हैं। हम चैप्टर नंबर क्या है? 1 पे है, दैट इज लिविंग वर्ल्ड पे है। मैं आपको कैसे चैप्टर डिलीवर करने वाला हूं उस चीज को ध्यान देना। कैसे? मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं लिविंग वर्ल्ड की आपको थ्योरी करवाऊंगा। लिविंग वर्ल्ड के कोई भी चैप्टर जब मैं पढ़ाने आऊंगा उसकी मैं थ्योरी इतने अच्छे से करवा दूंगा कि आपको एनसीईआरटी रीड करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप एनसीईआरटी कहीं ना कहीं रीड कर भी रहे होगे तो आपको ये हलवा लग रही होगी। और जैसे लिविंग वर्ल्ड की थ्योरी की वीडियो आएगी वैसे उसकी पीवाईक्यू और सीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, और कुछ इस साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दूंगा जो नीट में आने के 100% चांस है। चलो जी शुरू करते हैं, दैट इज लिविंग वर्ल्ड। ये इस चैप्टर में लिविंग वर्ल्ड में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का, तो हम 4 नंबर की लड़ाई करेंगे इस चैप्टर में। टोटल बायो में 360 में से 360 लाने, और आपने भरोसा रखना है मेरी जान, जितना कंटेंट मैं दे रहा हूं उसी कंटेंट में से अगर आप देखोगे, अगर अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से सुनोगे तो आप देखोगे कि उसी कंटेंट में से नीट वाले दिन सवाल बन रहे होंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूं, पेपर यहीं से आएगा। ओके जानी, चलो क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सा टॉपिक है? सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज लिविंग, ठीक है। दूसरा है बायोडाइवर्सिटी, और तीसरा है टेक्सोनॉमी। और मैं बोल रहा हूँ पी वाई क्यू एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन, मतलब सी वाई क्यू, इसके लिए वीडियो में अलग देने वाला हूं मेरी जान। अब सुनना मेरी बात, अब अच्छे से समझना। कुछ चीजें मैं ऐसे बोलूंगा, अगर आपको लग रहा है कि बेसिक चीजें हैं तो आप साथ साथ में लिख सकते हो। हालांकि जितने भी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस थी वो मैंने उठाई हैं और यहाँ एक्सप्लेन करने की पूरी पूरी कोशिश की है। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। देख, हम अभी पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, है ना। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी का मतलब, बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ, है ना। लाइफ के बारे में पढ़ने को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की बुक है तो पहला चैप्टर क्या आएगा? दैट इज लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड मतलब सारी, लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या हो गया? लिविंग वर्ल्ड का मतलब सारे, ऑल लिविंग, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। बायोलॉजी,
स्टडी ऑफ लाइफ, जिनके पास लाइफ है वो क्या, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम किस में पढ़ रहे हैं, लिविंग वर्ल्ड में पढ़ रहे हैं। यही रीजन है कि पहला चैप्टर जो बायो में आता है वो लिविंग वर्ल्ड। बात समझे कि नहीं? हाँ सर, इतनी बात समझ आ, ठीक। अब सुनना, द स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ल्ड, सारे के सारे जानदार चीजें जो इस पूरी दुनिया में है उनकी स्टडी करेंगे हम किसमें, लिविंग वर्ल्ड में। हर एक को नहीं पढ़ सकते, बट मोटा माटी आप सबको में, मतलब आप सबको ये बुक समझाने की कोशिश कर रही है कि हाँ ये भी है, ये लिविंग है, ये है, ये लिविंग है, ये है, ये लिविंग है, ये ऐसा दिखता है। अच्छा सुनना, वी हैव वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये मैन मकसद है आपको समझाने का। इस चैप्टर का मैन मकसद क्या है कि हम सिर्फ, मतलब ह्यूमन बीइंग ही सिर्फ लिविंग नहीं है, और भी बहुत सारे जानवर हैं जो लिविंग हैं, जैसे गधा, घोड़ा, बफेलो, टाइगर, लाइगर, लियो, है ना? उसके बाद स्कॉर्पियन, लिज़र्ड, एप्पल ट्री, मैंगो ट्री, व्हीट, बार्ले, ये सारे भी क्या हैं, लिविंग हैं। 10th तक बच्चा ये चीज़ सोचता है कि क्लास के जितने बच्चे हैं या सामने जो टीचर खड़ा है वो लिविंग है। बट जब वो 10th के बाद बायोलॉजी पढ़ता है, जो लिविंग वर्ल्ड लेता है, उसको सही फ़ील आता है कि भाई साहब हमारे जैसे हम लिविंग हैं, बाकी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो हमसे अलग दिखते हैं और वो भी क्या है, लिविंग। तकरीबन 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 1.7 टू 1.8 मिलियन अलग अलग स्पीशीज, मतलब 17 में से 18 लाख अलग अलग स्पीशीज है जो हमने फाइंड आउट कर दी है। बट अभी, मतलब साइंटिस्ट का माने तो 70 लाख हो सकती है पूरी दुनिया में। हमने डिस्कवर सिर्फ 17 से 18 लाख की है। अच्छा, लाइफ कैन, देखना सुनना, अब मेरी बात ध्यान से समझना। इसी चैप्टर में मैं आपको एक टर्म सिखाऊंगा, ग्रुपिंग करवाना। ग्रुपिंग का मतलब होता है क्लासिफिकेशन करना। क्या करना, क्लासिफिकेशन करना। देख मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना। हमारे पास 17 लाख अलग अलग स्पीशीज है। अगर आप एक एक स्पीशीज को अलग अलग करके पढ़ोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी पढ़ने के लिए। जैसे एक स्पीशीज को पढ़ने के लिए अगर 5 साल लगते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग को पढ़ने के लिए लगते हैं 5 साल। 20 साल का इंसान होगा, समझदार होगा, 5 साल में ह्यूमन बने पड़ेगा तो वो हो जाएगा 25 साल का। फिर 5 साल में गधा पड़ेगा तो हो जाएगा 30 साल का। फिर 5 साल में हाथी पड़ेगा 35 साल का। 5 साल में रैट पड़ेगा तो 40 साल का। 5 साल में स्पाइडर पड़ेगा तो हो जाएगा 45 का। 5 साल में एप्पल ट्री पड़ेगा तो 50 साल का। 5 साल में डायनासोर पड़ेगा तो 55 साल का। 5 साल में रैबिट पड़ेगा तो 60 साल का। 5 साल में हॉर्स पड़ेगा तो 65 ईयर का। 5 साल में स्नेक पड़ेगा, कोई एक वैरायटी, तो 70 साल का। 70 साल के बाद वो पढ़ नहीं सकेगा, बूढ़ा हो जाएगा। तो उसने केवल और केवल 20 से लेकर 70 साल में कितनी स्पीशीज़ पढ़ सकी? 8 स्पीशीज़ पढ़ सकी। है ना? कितनी स्पीशीज़ पढ़ी? 8 स्पीशीज़ पढ़ चुकी। तो एक-एक स्पीशीज़ अगर आप अलग-अलग करके पढ़ोगे, वो आपके लिए प्रॉब्लम होगा, इसलिए आप उसकी क्या करते हो? ग्रुपिंग करते हो। जैसे मेरे पास जो बच्चे आते हैं, मैं उनको ग्रुप्स में पढ़ाता हूँ। जैसे 10th का बैच आता है, उसमें 30 बच्चे होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, 4 बजे का टाइम देता हूँ, 4 से लेकर 5 बजे तक उन्हीं को पढ़ाना है, बाकी किसी को पढ़ाना नहीं है। 4 से 5 10वीं के बच्चे आएँगे, ये उनकी ग्रुपिंग है। अगर मैं एक-एक बच्चे को 1-1 घंटा देता था, 30 बच्चों को 30 घंटे अलग-अलग देता, शायद मैं दिन में सोता भी नहीं, और हर बच्चे की टर्न फिर 30 घंटे के बाद आती। मतलब 24 घंटे 6 घंटे के बाद आती। मतलब 1 दिन 6 घंटे के बाद आती। बात समझे कि नहीं? तो ग्रुपिंग करने से चीज़ें क्या हो जाती हैं? आसान हो जाती हैं। हमने यहाँ पे ग्रुपिंग, जैसे 10th क्लास के बच्चों की ग्रुपिंग कब की? बेस्ड ऑन सिमिलरिटी, क्योंकि उन सब बच्चों की किताबें क्या थी? सेम थी। तो हम या एनिमल्स में भी ऐसा ही करते थे। जो जानवर जिनके करैक्टर मैक्सिमम मिलते हैं, हम उनको एक ही ग्रुप में डाल देते थे। अच्छा, लाइफ, जो ज़िंदगी होती है, लाइफ कैन इवन अकर इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट, मतलब लाइफ इवन वहाँ काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट में भी हो सकती है, हार्श कंडीशन में भी हो सकती है।
हम सोचते हैं शायद वोल्केनो जहाँ से निकलता है वहाँ पे लाइफ एग्ज़िस्ट नहीं करती, बट बहुत सारे बैक्टीरिया वहाँ पे भी रहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। मतलब ज़िंदगी ऐसे नॉर्मल कंडीशंस में भी एग्ज़िस्ट कर सकती है। लाइफ नॉर्मल कंडीशन पे भी एग्ज़िस्ट कर सकती है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस पे भी क्या करती है, एग्ज़िस्ट कर सकती है। ये एनसीईआरटी की लाइनें मैंने लिख के लाई हैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, और इन्हीं में से सवाल बनेगा। देख, इकोलॉजिकल कॉपरेशन and conflict can occur between members of population and population of a community। बोलता है जब कभी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं, जैसे मैं प्लांट्स के साथ रहता हूं तो मेरा उसके साथ कॉपरेशन है। एक उसने क्या बोला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ क्या शो करते हैं, कॉपरेशन शो करते हैं। कॉपरेशन का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे मैं कार्बन डाइऑक्साइड देता हूँ प्लांट्स को, और प्लांट से क्या लेता हूँ, ऑक्सीजन। और फिर मैं क्या बोलता हूँ, वो एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट्स भी शो करते हैं। कभी-कभी एक जानवर दूसरे के अपोज़ भी करता है। जैसे शेर हिरन को खा देता है, और इसी तरह से लाइफ़ इस दुनिया पे क्या करती है, एग्ज़िस्ट करती है, या इसी तरह से चलती है। चलें आगे? अच्छा, अब सुनना। ये फ़ोटो जब आप लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे होगे, उससे पहले आपको दिखेगा। ये फ़ोटो है अर्नेस्ट मेयर का। ये 1904 में पैदा हुआ, 2004 में मर गया। ये तकरीबन 100 साल ये जिया है, ठीक है? और ये इतना खतरनाक साइंटिस्ट था, ही कॉल्ड मतलब हम इसे डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोलते हैं, ठीक है? और ये टॉप 100 साइंटिस्ट में आता है। इसके पास इसके पास ट्रिपल क्राउन ऑफ बायो है। मतलब इसके पास 3 बड़े-बड़े प्राइज़ थे। एक है बाल्ज़न प्राइज़, दूसरा है इंटरनेशनल प्राइज़ ऑफ बायो, और तीसरा है क्रैफोर्ड प्राइज़। ये 3 बड़े प्राइज़ इसके पास है। इसने सबसे बड़ा काम क्या कर रखा है? इसने सबसे बड़ा काम कर रखा है कि भाई साहब, इसने बायोलॉजिकल कांसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ दिया है। बट उससे भी अच्छी बात मैं ये बताऊँ, थोड़ा-थोड़ा बता देता हूँ कि ये ना हाय हार्वर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी है, और वहाँ पे प्रोफ़ेसर भी रहा है। वहीं से पढ़ा है और वहीं पे प्रोफ़ेसर रहा है, ये भी याद रखना। ये आपकी एनसीईआरटी लिविंग वर्ल्ड से पहले पेज पे आपको इसका फ़ोटो दिखेगा। ठीक है? मुझे लगा कि बता देना चाहिए आपको, तो मैं बता रहा हूँ। बायोलॉजिकल कांसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ इसने दिया था। क्या है बायोलॉजिकल कांसेप्ट ऑफ स्पीशीज़? एक्चुअली इसने ये कहा, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं हॉर्स से अलग, है ना? मेरी स्पीशीज़ और हॉर्स की स्पीशीज़ अलग है। क्योंकि जो मेरी स्पीशीज़ के मेंबर हैं, वो आपस में ही इंटरब्रीड करते हैं और आपस में ही बच्चे पैदा करते हैं। बट मेरी स्पीशीज़ के लोग कभी भी गधे से शादी या घोड़े से शादी करके वहाँ बच्चे पैदा नहीं कर सकते। बोलता है, एक स्पीशीज़ के मेंबर खुद से ही इंटरब्रीड करेंगे, खुद से ही बच्चे करेंगे। दूसरी स्पीशीज़ के मेंबर्स उधर ही इंटरब्रीड करेंगे और उधर ही बच्चे पैदा करेंगे। ये कहने की कोशिश कर रहा है। वो क्या बोल रहा है कि मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज़ इंटरब्रीड विदिन ईच अदर एंड प्रोड्यूस द फर्टाइल बेबी। तो क्या करते हैं, बेबीज़, BABF फर्टाइल बेबीज़, मतलब जो वो उनके बच्चे भी आगे रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे इधर देखना, बशीर ने नाज़िया से शादी की, बच्चा हुआ अशरफ, और अशरफ फर्टाइल है, वो भी आगे बच्चे पैदा कर सकता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि अलग-अलग स्पीशीज़ में इंटरब्रीडिंग हो सकती है। जैसे मेल हॉर्स फीमेल डंकी के साथ इंटरब्रीड किया, और प्रोड्यूस हुई हिनी। ये हिनी आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकती। वैसे ही फीमेल हॉर्स और मेल डंकी इंटरब्रीड किया तो हुआ म्यूल, खच्चर बोलते हैं जिसको। ये भी इनफर्टाइल होता है मेरी जान। ठीक है? अच्छा, सुनो मेरी बात, आराम से सुनना। अब आपसे अगर कोई ये सवाल पूछे कि हमें कैसे पता चलता है कि कोई लिविंग है या कोई नॉन लिविंग है? ये टॉपिक आपके सिलेबस से अब निकल गया, मतलब एनसीईआरटी में नहीं है। न्यू एनसीईआरटी में ये सिलेबस नहीं है, बट आपके नीट के सिलेबस में है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? मतलब कैरेक्टर इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब आप ओल्ड एनसीईआरटी में ये चीज़ पढ़ रहे होते हो, तो वहाँ पे आप 2 चीज़ें देखते हो अमूमन।
एक है करेक्टरिस्टिक फीचर दैट इज सीएफ, और दूसरा है डिफाइनिंग फीचर दैट इज डीएफ। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो लिविंग के कुछ ना कुछ करेक्टर होने चाहिए। जैसे मैं बजाज सर हूँ तो मेरे बड़े बड़े बाल हैं, दाढ़ी है, आवाज बड़ी प्यारी है, मोटी आती है, जब कभी भी आवाज निकलती है सीधा दिमाग में छपती है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वैसे ही लिविंग के करेक्टर होने चाहिए। ये नीट के सिलेबस में है, बट न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, पुरानी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसके बारे में। जब पुरानी एनसीईआरटी को आप पढ़ते हो तो वहां पे कुछ वर्ड लिखे, जैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है और डिफाइनिंग फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर और डिफाइनिंग फीचर, आराम से सुनना। कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब हो गया करेक्टर इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हर जिंदा चीज मूव कर सकती है और गाड़ियां भी मूव कर सकती हैं। तो मूवमेंट लिविंग का करेक्टर है, कहीं कहीं ना कहीं वो मूवमेंट नॉन लिविंग का भी क्या है, करेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब हो गया कि वो लिविंग में भी हो सकता है, नॉन लिविंग में भी हो सकता है। बट जब मैं डिफाइनिंग फीचर की बात करूंगा तो प्रेजेंट 100% इन लिविंग, ये 100% इन लिविंग में ही प्रेजेंट होता है, नॉट प्रेजेंट इन ऑल नॉन लिविंग। ये एक्चुअली कहने का मतलब, ये मतलब अब जब डिफाइनिंग फीचर बोलता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ लिविंग। तो मतलब जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सेल से बना हुआ है, ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही बात कर रहा है। ये कहीं ना कहीं हम कभी भी हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो डिफाइनिंग फीचर, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, डिफाइनिंग फीचर सिर्फ लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं चांसेस। बट करेक्टरिस्टिक फीचर लिविंग में भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग में भी हो सकते हैं। अब देखना, हमारी ओल्ड एनसीईआरटी में 5 कैरेक्टर हैं, 5 कैरेक्टर हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और सेल्फ कॉन्शियसनेस मैंने खुद डाला है। एक्चुअली ये कॉन्शियसनेस का ही क्या है, हिस्सा। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना है। तो क्या ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? यस। क्या ये डिफाइनिंग फीचर है? यस। क्यों? क्योंकि सेल सिर्फ लिविंग में होते हैं, नॉन लिविंग में सेल नहीं होते। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म होता है सेल के अंदर वाली रिएक्शन, तो सेल लिविंग में ही है, तो सेल की रिएक्शन भी लिविंग में ही होगी, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है ही है। बट डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग फीचर मतलब सिर्फ लिविंग में है, तो मेटाबॉलिज्म सिर्फ लिविंग में ही होता है। सेल के अंदर या सेलुलर रिएक्शन सिर्फ सेल्स के अंदर ही हो सकती है, तो नॉन लिविंग में तो सेल ही नहीं, तो मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता नॉन लिविंग में। तो ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग के अंदर है, इसलिए ये क्या है, डिफाइनिंग फीचर। कॉन्शियसनेस मतलब होश में होना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक्सटर्नल कुछ हुआ तो मैंने रिस्पॉन्स किया, ठंड हुई जैकेट पहनी, ठंड ना हुई जैकेट उतार दी। तो एक्सटर्नल कुछ हुआ, मैंने रिस्पॉन्स किया। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जब कभी भी बाहर कुछ होता है उसका रिस्पॉन्स करता है। तो करेक्टर तो है, और ये लिविंग के केस में ही होता है सिर्फ, तो ये डिफाइनिंग फीचर भी है। अब सुनना, ग्रोथ, क्या हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है? यस, जैसे मैं ग्रोथ कर रहा हूँ, बचपन में इतना था अब इतना हो गया। क्या नॉन लिविंग चीज भी ग्रोथ करती है? हाँ, बिल्डिंग है, पहले ऐसी थी, मिस्त्री ने बड़ी कर दी, ग्रोथ होगी। तो ग्रोथ करेक्टरिस्टिक फीचर है, बट वो नॉन लिविंग में भी हो सकता है, तो डिफाइनिंग फीचर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक। रिप्रोडक्शन, समझना, रिप्रोडक्शन होता है बच्चे पैदा करना। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग थिंग बच्चे नहीं पैदा कर सकते। जैसे मैं बच्चे पैदा कर सकता हूँ, पत्थर बच्चे नहीं पैदा कर सकते। बट कुछ नॉन लिविंग कुछ लिविंग ऐसे हो सकते हैं जो बच्चे प्रोड्यूस ना करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 4 शादियाँ की, हानिया आमिर से 10 बच्चे, नाज़िया से 20 बच्चे, अशरफ से ओह! क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं, अशरफ से बच्चे नहीं हो सकते। नूर से 10 बच्चे, और फिर मह अ महबूबा से कोई बच्चा नहीं। अब महबूबा ज़िंदा तो है, बट बच्चे पैदा नहीं कर सकती, बच्चे पैदा नहीं कर सकती। ज़िंदा है, बट उससे बच्चे पैदा नहीं हो रहे। मतलब एक लिविंग में नॉन लिविंग का कैरेक्टर है। तो रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्शन से हमें नहीं जज होता, मतलब रिप्रोडक्शन से हमें नहीं ना पता चल सकता कि भाई साहब ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्योंकि नॉन लिविंग वाला रिप्रोड्यूस नहीं करता, लिविंग वाला भी कुछ केसेस में रिप्रोड्यूस नहीं करता, तो ये डिफाइनिंग फीचर नहीं। ठीक है। सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है कि खुद के बारे में सोचना। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो खुद के बारे में सेल्फ कॉन्शियस नहीं होते, अपने बारे में अच्छे से जानते नहीं है, सिर्फ ह्यूमंस ही जानते हैं। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है, जैसे ह्यूमंस में है, बट बहुत सारे और ऑर्गेनिज्म में ये फीचर नहीं होता, इसलिए ये डिफाइनिंग फीचर भी नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो 5 कैरेक्टर मैंने आपको बोले हैं, इसको मैं अच्छे से डिटेलिंग करता हूँ ताकि और आपको समझ आ सके। देखो, ग्रोथ, ग्रोथ ट्विन कैरेक्टर है, ठीक है ना? ग्रोथ क्या है? ट्विन कैरेक्टर। ट्विन कैरेक्टर कैसे? ग्रोथ करते वक़्त बॉडी का मास, वज़न भी बढ़ता है और इंक्रीज़ इन नंबर भी बढ़ता है, जैसे नंबर ऑफ सेल भी बढ़ते हैं, ठीक है? तो ग्रोथ क्या है? एक ट्विन कैरेक्टर। अगर आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़्म की बात करो, किसकी बात करो? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स की बात करो, ऐसे ऑर्गेनिज़्म जो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही सेल से बने हैं, जैसे अमीबा हो गया। इसमें क्या होता है कि जो सेल ग्रोथ होती है, या मैं अच्छे से बोलूँ सेल डिवीज़न एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इनएक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली इनएक्सक्लूसिव इवेंट। ये क्या बोलता है कि भाई साहब कोई भी सेल है, उसमें ग्रोथ हुई तो वो क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब ग्रोथ हुई, बड़ा हुआ और फिर डिवाइड करके 2 भी हो गया। मतलब यहाँ पे ग्रोथ भी हुई, सेल डिवीज़न भी हुई, सेल डिवीज़न से 2 बच्चे भी पैदा हो गए। तो सेल डिवीज़न और रिप्रोडक्शन दोनों इनएक्सक्लूसिव इवेंट है। ये एनसीईआरटी लिखती है, इनएक्सक्लूसिव इवेंट है इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब ये एक ही चीज़ है। बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे मैं प्लांट्स और एनिमल्स की बात करूँ, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। जैसे मैं गिरता हूँ, मुझे लगती है, तो मुझे चोट आती है, तो यहाँ से ज़ख्म होता है, कुछ देर के बाद यहाँ पे सेल डिवाइड करते हैं। सेल डिवाइड करके तो यहाँ पे नए सेल आ जाते हैं। तो सेल डिवीज़न और रिप्रोडक्शन दोनों क्या एक चीज़ हुई? ना। ये यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा, एक्सक्लूसिव इवेंट। जब मैं आपको सवाल करवा रहा हूँगा, देखना कितनी ज़बरदस्त आपको समझ आ रही होगी। पहले आप इनको अच्छे से तैयार करना, ठीक है? प्लांट्स की ग्रोथ जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। ता कयामत तक प्लांट्स बढ़ते रहते हैं। आपने देखा होगा, जैसे 5 साल पहले मैंने प्लम का पेड़ लगाया था अपने बाग में, तो आज वो प्लम मेरे से 2 गुना बड़ा है, ठीक है? तो एनिमल्स ग्रोथ क्या है? लिमिटेड है। कुछ ही टाइम तक वो ग्रोथ होती है। मतलब जो एनिमल ग्रोथ है वो रुक जाती है। जैसे 17 साल के बाद मैं जिस हाइट में था, अभी तक मैं 25 साल का हो गया हूँ, मैं उसी हाइट में रुका हुआ हूँ। मैं इसने ये देखना, ये क्या लिखा है? नॉन लिविंग थिंग्स लाइक माउंटेन ग्रो। क्या नॉन लिविंग थिंग्स लाइक माउंटेन ग्रो करते हैं? वापस में वैसे, नॉन लिविंग थिंग लाइक माउंटेन ग्रो करते हैं? बताओ ज़रा। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक माउंटेन ग्रो करते हैं? हाँ, जैसे ये माउंटेन है, उसके ऊपर बर्फ पड़ी, तो पहले इतना था, अब इतना हो गया। तो क्या जो माउंटेन है, क्या जो माउंटेन है वो लिविंग हुआ? ना, माउंटेन है नॉन लिविंग, पर ग्रोथ नॉन लिविंग में भी देखने को मिल सकती है। इसलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि भाई साहब जो ग्रोथ है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है। जो जो ग्रोथ है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है, बट डिफाइनिंग फीचर नहीं। ठीक है? चलें आगे। इसके बाद है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन देखो, तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अगेन टू प्रोड्यूस। बच्चे पैदा करने को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है? मेरी बीवी 1 से हैं 4 बच्चे, ठीक है? अब बीवी 2 से कितने हैं? 0 बच्चा। अब क्या वाइफ 2 लिविंग है ना? बट ये बच्चे नहीं पैदा कर रही है। अब देख, बच्चे पैदा करेगी तो वो लिविंग तो है, बच्चे नहीं पैदा करेगी तो हम क्या बोलें, वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है? वो तब भी लिविंग है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि भाई साहब जैसे कोई स्टोन, कोई पत्थर, कोई बच्चा पैदा नहीं करता, 0 बच्चे।
तो क्या मेरी सेकंड बीवी एक स्टोन होगी? ना। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो करैक्टर तो होता है, करैक्टर फीचर होता है, बट डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि क्लियरली नहीं बता सकता कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। अब देखना, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं और उसके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। जैसे फंजाई कैसे बच्चे पैदा करती है? एसेक्सुअल स्पोर। अब जब मैं फंजाई आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में समझा रहा हूँगा, वहाँ पे अच्छे से बात करेंगे, ठीक है? प्लैनेरिया ट्रू रीजनरेशन। प्लैनेरिया ऐसा दिखता है, जब आप इसके टुकड़े करोगे, तो हर टुकड़ा नया प्लैनेरिया बनाएगा। फंजाई एंड अलगी फ्रेगमेंटेशन, ये ये जो फंजाई होते हैं ना, ये ऐसे टुकड़े होते हैं, इनको बोलते हैं हाइफे। जब आप इसको ऐसे तोड़ते हो, यहाँ से तोड़ते हो, तो ये हर एक हाइफा एक नई फंजाई पैदा करता है। बैक्टीरिया एंड अमीबा फिशन, मतलब फिशन से बच्चे पैदा करता है। और स्टीराइल वर्कर मतलब जो हनी बी होती है, उसमें जो वर्कर होते हैं वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, बट वो तब भी जिंदा है। म्यूल बच्चे पैदा नहीं कर सकता, तब भी जिंदा है। और ह्यूमन कपल्स में मैंने अपनी सेकंड वाइफ की एग्जांपल दी थी कि वो बच्चे नहीं पैदा कर सकती, बट तब भी जिंदा है। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बट डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ठीक है? मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है, ये तीसरा मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि सेल के अंदर जो रिएक्शन चलते हैं, मान के चल, ये मेरे पास मेरी बॉडी का कोई सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक रिएक्शन चल रहा है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, और इसने क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 38 एटीपी एनर्जी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? अब मैं आपको ये बात बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई साहब, मेटाबॉलिज्म का होता है सम ऑफ रिएक्शन अकरिंग इन द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म या सेल्स के अंदर जो रिएक्शन चलती है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है? कुछ ऐसी रिएक्शन चलती हैं जिनमें चीजें बनती हैं, उन रिएक्शंस को बोलते हैं एनाबॉलिज्म। और कुछ ऐसी रिएक्शन चलती हैं जिनमें चीजें टूटती हैं, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, तो ये एक्सोथर्मिक है। इस केस में एनर्जी क्या होती है? दैट इज रिलीज होती है, तो ये क्या है? दैट इज एक्सोथर्मिक है। अब सुनना, मैं बोल रहा हूँ कि जो सेल होता है ना, जो सेल होता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होता है, नॉन लिविंग में तो नहीं होता। तो सेल के अंदर रिएक्शन चलती है, तो वो नॉन लिविंग के अंदर तो चल ही नहीं सकती। तो मेटाबॉलिज्म तो सेल के अंदर चलने वाली रिएक्शन है। तो मैं अगर कोई पूछे कि ये करैक्टर है लिविंग का? हाँ है। क्या ये डिफाइनिंग फीचर है? हाँ है। क्योंकि नॉन लिविंग में सेल ही नहीं होते, और सेल की रिएक्शन होने की तो बात ही नहीं कर सकते। और याद रखना, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप टेस्ट ट्यूब में वो जो ऊपर मैंने रिएक्शन करवाई है, वो आप करवाओ। टेस्ट ट्यूब में ये जो ऊपर रिएक्शन करवाई है, ये करवाई। तो इसका ये मतलब थोड़ी हो गया कि टेस्ट ट्यूब क्या है? लिविंग होगी। इन विट्रो रिएक्शन मतलब टेस्ट ट्यूब वाली रिएक्शन और लिविंग रिएक्शन, वो रिएक्शन लिविंग है, बट नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ये टेस्ट ट्यूब कभी भी लिविंग नहीं हो सकता। इसके बाद मैं आपको करवा रहा हूं, दैट इज चौथा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आराम से सुनना क्या होगा। मैं बोल रहा हूं, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुत्ता, बिल्ला, शेर, बैक्टीरिया, जिसमें सेल नहीं होता वो लिविंग नहीं होता। वायरस में सेल नहीं है, तो हम उसको क्लियरली लिविंग नहीं बोलते, याद रख लेना। तो क्या ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ? यस। ये सिर्फ लिविंग में पाया जाता है, तो ये डिफाइनिंग फीचर भी हुआ। ठीक है? मेरी बॉडी का आप हाथ उठाओगे तो यहाँ छोटे छोटे यूनिट्स या छोटे छोटे इंट्स हैं, ये क्या है? दैट इज सेल्स। यही सेल्स जुड़ते हैं, यही सेल्स जुड़ते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? टिश्यू। ये सारे टिश्यू जुड़ते हैं, तो मान ले कि ये बना दिया क्या? कोई ऑर्गन, दैट इज स्टोमक।
ऑर्गन। फिर यही ऑर्गन बहुत सारे जुड़ते तो ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जुड़ते तो ये बनता है ऑर्गन। ठीक है? तो याद रखना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है, डिफाइनिंग फीचर भी है। अब है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ऑब्वियस है और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, मतलब इसको समझने में थोड़ा दिक्कत आती है, बट वजह सर आपके साथ है तो दिक्कत नहीं आने वाली है। सुन मेरी बात, एक्चुअल में ये बाप फीचर है। ये क्या है? बाप फीचर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सर क्या ये लिविंग में ही होता है सिर्फ? हाँ, कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है ही है। सिर्फ लिविंग में ही है? हाँ, तो ये डिफाइनिंग फीचर भी है। इसमें होता है कि बाहर कोई एक्सटर्नल 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 कोई सेंस होती है और उसके मुताबिक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है। इट इन्वॉल्व द सेंस। बाहर कुछ हो रहा होता है उसके मुताबिक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है। बाहर ठंड, जैकेट पहन ली लिविंग ऑर्गेनिज्म ने। बाहर गर्मी, उतार दी जैकेट लिविंग ऑर्गेनिज्म ने। तो सेंस और रिस्पॉन्स है। ऐसे कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द सनलाइट। अकॉर्डिंग टू द सनलाइट। अगर कुछ ऐसे जानवर होंगे जब सूरज की रोशनी ज्यादा होगी, मतलब दिन बड़ा होगा, समर होगा, तब बच्चे पैदा करेंगे। ये बाहर का रिस्पॉन्स है। बाहर का रिस्पॉन्स क्या है? सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी ज्यादा, अंदर का रिस्पॉन्स बच्चे पैदा करना। सूरज की रोशनी कम, अंदर का रिस्पॉन्स बच्चे नहीं पैदा करने। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में उल्टा होता है। क्या? कि भाई साहब सूरज की रोशनी कम, बच्चे पैदा करेंगे विंटर्स में। सूरज की रोशनी ज्यादा, समर्स में। दिन बड़ा, हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे। दैट इज ड्यूरिंग द समर। तो फोटो पीरियड मतलब लाइट की रोशनी, मतलब जो लाइट की रोशनी का पीरियड है अफेक्ट रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है इन सीजनल ब्रीडर्स, प्लांट्स एंड द एनिमल्स। सेल्फ कॉन्शियसनेस ओनली इन ह्यूमंस। वो जो छेमा में बता रहा था वो मैंने आपको इधर ही ऐड कर दिया कि जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या हो गया कि भाई साहब खुद के बारे में ज्यादा जानना। जैसे इंसान, ये जो इंसान है ये कॉन्शियस तो है ही है, बट ये सेल्फ कॉन्शियस है। इसको पता है कि इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, ये अपने बारे में सोचता है, इवन अपने बच्चों के बारे में सोचता है। दुनिया पे आता है तो प्रॉपर्टी खड़ी करता है, नॉलेज गेन करता है। इवन के आपको पूरी दुनिया में सिर्फ ह्यूमन ऐसी स्पीशीज मिलेगी जिसने स्कूल्स खोल के रखे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो वो सेल्फ अवेयर है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। एक केस होता है जिसको बोलते हैं ब्रेन डेड। ब्रेन डेड का मतलब ये हो गया कि उसकी कॉन्शियसनेस क्या हो गई है? कम हो गई है। उसकी जो जो कॉन्शियसनेस मतलब रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या हो गई है? कम हो गई है। दैट इज प्रेजेंट इन पेशेंट पर्सन इन द कोमा में चला गया। बात समझ है कि नहीं है? तो याद रखना ये जो कॉन्शियसनेस होता है ये क्वांटिटी वाइज होता है। अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो मतलब थोड़ा भी बाहर कुछ होगा जल्दी-जल्दी रिस्पॉन्स करेगा। फिर अगर कॉन्शियसनेस कम हो गया कम, तो फिर वो बाहर कुछ भी हो रहा होगा, अंदर वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो ब्रेन डेड के केस में क्या हो जाता है कि वो जो कॉन्शियसनेस का लेवल होता है, वो बिल्कुल कम हो जाता है। अगर ये ज़ीरो हो गया, ये बाहर रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा तो डॉक्टर भी इसको क्या बोलने लग जाते हैं? दैट इज़ पहले बोलेंगे ब्रेन डेड है और फिर उसको बोलेंगे कि भाई ये दोबारा वापस आ नहीं सकता, तो ये अब डेड हो चुका है। अब सुनो मेरी बात, जितनी भी जितनी भी जित जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़्म है, कोई भी क्या है? मैं लिविंग हूँ। मैं लिविंग इसलिए हूँ कि मेरी बॉडी के अंदर के सेल्स क्या हैं? लिविंग। मैं लिविंग इसलिए हूँ क्योंकि मेरे बॉडी के सेल्स क्या है? लिविंग है। मेरे सेल्स मेरे सेल्स लिविंग क्यों हैं? क्योंकि मेरे सेल्स के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं। हर एक मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहा है। हर एक ऑर्गेनेली दूसरे के साथ इंटरेक्शन में है, बातचीत में है। जब ये इंटरेक्शन खत्म हो जाती है तो हम क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? ऑल लिविंग फिनोमिना मतलब जो सेल्स के अंदर चलने वाले जितने भी फीलिंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइन इंटरेक्शन में। वो क्या इंटरेक्शन मतलब जितने भी सेल्स के अंदर मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह दैट रिजल्ट इनटू द इमर्जेंस ऑफ लाइफ, जिसकी वजह से लाइफ क्या करती है? बनती है। अच्छा, लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बेस्ट डेफिनेशन देता हूं मैं आपको। ठीक है? फिर हम सेकंड पार्ट पे आएंगे इस चैप्टर के। ठीक है?
बेस्ट डेफिनेशन क्या है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। मतलब वो खुद से खुद डबल होना जानता है, अपने आप को चेंज करता है, अपनी बॉडी सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम है। हमारी बॉडी में ऐसे सिस्टम है जो खुद चलते हैं। जैसे मेरा दिल खुद चलता है, ठीक? कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस। हम बाहर एक्सटर्नल स्टिमुलस को क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयरिंग द सिमिलरिटीज। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में सिमिलरिटीज शो करते हैं। मेरा 99% डीएनए गोरिल्ला से मिलता है। मेरा 70% डीएनए बनेना से मिलता है या केले से मिलता है। अब आ गया जी पार्ट सेकंड ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज डाइवर्सिटी। इसको करेंगे खत्म, फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म। मतलब इस चैप्टर में 2 पार्ट थे। पहला पार्ट मैं आपको बता चुका हूँ। कौन से वाला? दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग, जो नई वाली एनसीईआरटी में नहीं है बट नीट के सिलेबस में है मेरी जान। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग-अलग होना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं खरगोश से अलग हूँ, मैं घोड़े से अलग हूँ, मैं गधे से अलग हूँ, मेरी स्पीशीज़ अलग है, उन सब की स्पीशीज़ अलग है। तो ये अलग-अलग होना होता है डाइवर्सिटी। बट एक्चुअल में इस चैप्टर में जो मैं डाइवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, वो मैं कर रहा हूँ दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। दैट इज़ डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म, है ना? जो मैंने आपको अभी बताई, ठीक है? जैसे अलग-अलग होना क्या होता है? जैसे ये वाला जो स्टाइलस है, ये मेरे जो नॉर्मल कॉपी के पेन या पेंसिल से बिल्कुल अलग है, तो ये डाइवर्सिटी है। बट लाइफ फॉर्म की जो डाइवर्सिटी होती है उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। जैसे मैं अलग हूँ घोड़े से, गधे से, एप्पल ट्री से, मैंगो ट्री से, इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे-जैसे डाइवर्सिटी बढ़ती है, डाइवर्सिटी बढ़ती है विद द इंक्रीज इन एरिया। जैसे-जैसे एरिया बढ़ता है डाइवर्सिटी बढ़ती है। अगर अगर आप ध्यान से देखो तो इस छोटे से रूम में आपको एक स्पाइडर मिल सकता है, बटरफ्लाई मिल सकता है, मॉस्किटो मिल सकता है, मक्खी मिल सकती है, मैं मिल सकता हूँ, ये 5 स्पीशीज़ है। बट जैसे बड़े जंगल में चले जाओगे, वहाँ पे टाइगर, रीछ, डियर, कितने तरह की बर्ड्स मिलेंगी, स्नेक्स मिलेंगी। तो एरिया बढ़ने से डाइवर्सिटी क्या करती है? बढ़ती है। वी न्यू स्पीशीज़ कैन फाउंड इन न्यू एज़ वेल एज़ ओल्ड एरिया। ये एनसीईआरटी की लाइन है। देख मैं एनसीईआरटी की लाइनें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। बोलता है कि नई स्पीशीज़ मिलती हैं जब आप नए एरिया में जाते हो और वापस जब पुराने एरिया में आते हो तब भी नई स्पीशीज़ मिल सकती है। क्यों? तब क्यों नहीं मिल सकती है? क्योंकि क्या पता पहली बार जब आपने सर्च की हो किसी स्पीशीज़ के लिए, वहाँ पे कोई स्पीशीज़ ना मिली हुई हो। बायोडाइवर्सिटी है कितनी है? दैट इज़ 1.7 टू 1.8 मिलियन, मतलब टोटल 17 से 18 लाख है। ये जो हमने नोट करके रखी है, किताबों में लिखे रखी है, बट साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये 70 लाख हो सकती हैं। आस्ता-आस्ता इंसान नई डिस्कवरी करेगा, मतलब नए-नए ऑर्गेनिज़्म ढूँढेगा। अच्छा सुनो मेरी बात सुनना, आराम से सुनना। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अब मैं आपको ये बात बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई साहब कि इतने सारे जानवर हैं, तकरीबन 17 लाख हैं, 18 लाख हैं, जो आपने किताबों में लिख रखे हैं। तो जब आप इनके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हो, तो ये पढ़ना बड़ा क्या है? डिफ़िकल्ट है। आप 17 के 17 या 18 के 18 लाख पूरे के पूरे एक-एक करके नहीं पढ़ सकते। बात समझ आई कि नहीं आई? मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि भाई साहब आपके पास 18 लाख अलग-अलग प्रजातियाँ हैं, है ना? आप एक-एक करके पढ़ोगे तो आपका टाइम जाएगा, है ना? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि एक स्पीशीज़, जैसे ह्यूमस की एक स्पीशीज़ को पढ़ने में लगते हैं 10 साल, अगर अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है? आप 20 साल के थे तो 10 साल आपको लग गए एक स्पीशीज़ को पढ़ने के, दैट इज़ ह्यूमन की स्पीशीज़ को, ठीक है? ह्यूमन को पढ़ा। फिर बोल रहे हो कि रैट को भी पढ़ेंगे, फिर आपको बोल रहे हो कैट को भी पढ़ेंगे, फिर आप बोल रहे हो एलिफेंट को भी पढ़ेंगे, फिर आप बोल रहे हो कि भाई साहब स्नेक्स को भी पढ़ेंगे। तो आप 10 साल इधर लगाए, 10 साल इधर लगाए, 10 साल इधर लगाए, 10 साल इधर लगाए, तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए जी 70 साल। 70 साल में अब इंसान डेड हो जाता है और ये भी तब जब आपने बीच में शादी नहीं की। आपने पूरी उम्र 20 साल में आप समझदार हुए, उसके बाद 70 साल तक आपने केवल और केवल कितनी स्पीशीज़ पढ़ी? सिर्फ़ और सिर्फ़
1, 2, 3, 4, 5 कितनी 5 स्पीशीज़ ही पढ़ी ना? 5 स्पीशीज़ आपने पढ़ी है। अगर 5-5 साल लगाते तो 10 स्पीशीज़ आप पढ़ते। तो क्या पूरी उम्र में 18 लाख पढ़ सकते हो? ना। इसलिए इसलिए आप क्या करते हो? ग्रुपिंग करते हो। ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या करते हो? ग्रुपिंग करते हो। वो करना बड़ा ज़रूरी है। जो एक तरह के जानवर हैं वो एक ही ग्रुप में डाल दिए, एक ग्रुप को पढ़ा तो सारे ग्रुप के जानवरों को क्या कर दिया आपने? पढ़ लिया। ये मतलब होता है ग्रुपिंग करने का। और इसी को आप बोलते हो क्लासिफिकेशन। बात समझ आई कि नहीं? अच्छा, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। एक टर्म आती है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? सुनना। टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है? टैक्सोनॉमी का मतलब है ऑल स्टेप्स व्हिच यू डू फॉर ग्रुपिंग या क्लासिफिकेशन। वो सारे स्टेप जो आप करते हो क्या बनाने के लिए? ग्रुपिंग करने के लिए क्या करने के लिए? क्लासिफिकेशन करने के लिए। मान लो जैसे कि मेरे घर में एक बच्चा पैदा हुआ, ठीक है? सबसे पहले आपने उसको क्या किया? सबसे पहले आपने उसके क्या देखे? कैरेक्टर देखे, ठीक है? फिर उन कैरेक्टर को आपने क्या किया? आइडेंटिफ़ाई किया, आइडेंटिफ़ाई किया, ठीक? फिर उसका क्या रखा? नाम रखा, नोमेनक्लेचर रखा, ठीक है? अब सुनना मेरी बात सुनना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा जो पैदा हुआ था उसके कैरेक्टर मैंने देखे, वो कैरेक्टर मेरे पास मेल के कैरेक्टर भी थे, फीमेल के कैरेक्टर भी थे। मेल के कैरेक्टर में क्या था? पेनिस था, तो देखा तो पेनिस था, तो उसको मैंने आइडेंटिफ़ाई किया, फिर मैंने नाम रखा क्या? दैट इज़ सलमान खान। क्या रखा? सलमान खान। अब जैसे ही नाम रखा तो ये जो खान टर्म है ये क्या बताता है? ये खान बताता है कि ये किसी ग्रुप से बिलॉन्ग करता है। अब ये ग्रुप इस ग्रुप करने को क्या बोलते हैं? दैट इज़ क्लासिफिकेशन। तो मेरी जान अच्छे से समझना, अच्छे से समझना, अच्छे से समझना कि ये 4 स्टेप होते हैं टैक्सोनॉमी के, क्लासिफिकेशन के या क्लासिफाई के एंड तक पहुँचने के लिए ये 4 स्टेप होते हैं। और और इसी स्टेप वाइज़ ये जो हमने स्टेप्स किए हैं ऑर्गेनिज़्म को क्लासिफ़ाई करने के लिए, इसी को आप क्या बोलते हो? टैक्सोनॉमी कहते हो। और ये टैक्सोनॉमी मैं आपको बाद में भी पढ़ाऊँगा। बात समझ आई कि नहीं है? शुरू-शुरू में मतलब ओल्ड, ये ओल्ड तरीका था। ये जो 4 स्टेप हैं ये ओल्ड तरीका है। इसको स्टेप्स ऑफ कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी भी कहते, ठीक है? आप ग्रुप बनाते हो, ठीक? जैसे आपको नया जानवर मिलेगा, पहले आप उसके कैरेक्टर देखोगे, उन कैरेक्टर को आइडेंटिफ़ाई करोगे, आइडेंटिफ़िकेशन, फिर उस ऑर्गेनिज़्म का नाम रखोगे, नाम रखते ही आपको पता चल जाएगा कि वो कौन से ग्रुप में जाने वाला है, तो उसकी क्या हो जाने वाली है, दैट इज़ क्लासिफ़िकेशन। ओके, ठीक है? अच्छा सुनना, मेरी बात सुनना, कैरेक्टरिस्टिक्स आसान है, आइडेंटिफ़ाई करना ही आसान है। ये जो स्टेप है ना, ये नोमेनक्लेचर वाला एनसीईआरटी ने इसको बड़ा सीरियस लिया है। तो ये मैं अभी आपको डिस्कस करूँगा अच्छे से, ठीक है? और फिर हम क्लासिफिकेशन वाले स्टेप को भी अच्छे से क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप ग्रुप बनाते हो। तो मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ और पीछे से फिर आगे की तरफ अच्छे से चलेंगे। देख, वो बोल रहा है बायोलॉजिकल जो नाम रखते हो, वो बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। ऐज़ लोकल नेम्स जो होते हैं, वो क्रिएट द कन्फ्यूजन बोलता है जो आप बायोलॉजिकल नाम रखते हो, अ, बायोलॉजिकल जो नाम रखते हो वो बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है? और जो लोकल नाम होते हैं वो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। कैसे कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं? उस चीज़ को समझना। जैसे मैं बोल रहा हूँ गधा, गधा। ये जो गधा है इसको गधा एक्चुअली डंकी को बोलते हैं। बट अगर आप सऊदी अरेबिया में चले जाओ तो गधा बोलते हैं गरीब को, ठीक? अच्छा, जब नाम रखे जाते हैं तो उन नाम के रूल्स वगैरह को सेट करने के लिए या उनको रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हमारे पास ना 2 क्या है? ऑर्गनाइज़ेशन है। क्या? इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, ये प्लांट्स के नाम को देखती है, और आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड फॉर ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसकी फुल फॉर्म आपके दिमाग में होनी चाहिए। और ये क्या काम करते हैं? ये नामकरण देखते हैं प्लांट्स और एनिमल्स का, ठीक है? नाम कैसे रखे जाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज़्म के, उसके लिए हमने सेट ऑफ रूल्स बना के रखा है।
और वो रूल बनाने वाला कौन था? दैट इज कार्लस लीनियस। ठीक है? इसने क्या दिया? बाइनोमिकल नोमेनक्लेचर बोलता है किसी भी जानवर के जो नाम होंगे वो 2 नाम से बनेंगे। जैसे मेरा नाम वजाहिद हुसैन है, ऐसे ह्यूमन्स का नाम क्या है? दैट इज होमो सैपियन। 2 नाम होंगे। किसी भी जानवर के कितने नाम होंगे? 2 नाम होंगे, 2 नाम होंगे, 2 नाम होंगे। एक होगा जेनेरिक नाम, जो पहला नाम है वो जेनेरिक नाम है, और जो दूसरा नाम है वो क्या है? दैट इज स्पेसिफिक नाम है। फर्स्ट लेटर कैपिटल, इसका जो फर्स्ट लेवल लेटर होगा वो कैपिटल, इसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? स्मॉल में होगा। ठीक है? फर्स्ट लेटर इज स्मॉल, स्पेसिफिक। ये किस लैंग्वेज में लिखे जाते हैं? दैट इज लैटिन के लैंग्वेज में। ठीक है? लैटिन की लैंग्वेज में। अच्छा, अगर 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 हाथ से लिखा जाए, अगर हाथ से लिखा जाए तो दोनों क्या होंगे? अंडरलाइन होंगे सेपरेटली। दोनों अंडरलाइन क्या होंगे? सेपरेटली होंगे। सेपरेटली दोनों क्या होंगे? अंडरलाइन। और अगर प्रिंटेड होंगे, अगर मतलब जैसे कंप्यूटर में प्रिंट करते हैं तो ये ऐसे इटैलिक में लिखे जाते हैं, होमो टेढ़े करके, होमो पियन कर, ठीक है? टेढ़े करके लिखे जाएँगे। अच्छा, देख, जैसे मैंगो का नाम लिखा हुआ है, तो मैंगो का है मैंगीफेरा इंडिका, लास्ट में ल एल-आई-एन-एन, ये लिन लिखा हुआ है जैसे एल-आई-एन-एन, इसको कोई अंडरलाइन वगैरह नहीं किया है। ये नेम ऑफ द ऑथर है, जिसने दिया है, किसमें? रोमन स्क्रिप्ट में। रोमन मतलब जैसे आप खड़े लिखते हो, ठीक? ओके, अच्छा, मैं टैक्सोनॉमी को पहले भी आपको समझा चुका हूँ। टैक्सोनॉमी क्या है? हमें पता है 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं, आर क्लासिफाइड इन अ कन्वीनिएंट टेक्सा बेस्ड ऑन इजिली ऑब्जरेबल कैरेक्टर। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई साहब हमारे पास 17 से 18 लाख स्पीशीज हैं। हमने उनको एक अच्छे ग्रुप में रखना है। जितने भी सिमिलर ऑर्गेनिज्म है उनको एक ग्रुप में, जितने और सिमिलर ऑर्गेनिज्म है उसको दूसरे ग्रुप में रखना है। ठीक है? टैक्सा का मतलब होता है ग्रुप, ग्रुप, ठीक है? तो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज, ग्रुप्स, रैंक, यूनिट एंड टैक्सा। इसको बोलेंगे टैक्सोनॉमी। और मैंने आपको क्या बोला था कि यही जो ग्रुप्स बनाते हैं, उसके जो स्टेप वाइज आप स्टेप करते हो उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। जो कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी थी उसमें क्या होता था? कैरेक्टराइजेशन होता था, कैरेक्टर होते थे। दूसरा क्या होता था? उसको आइडेंटिफाई करते थे। तीसरा उसका नाम रखा था जाता था, और चौथा उसका क्या होता था? दैट इज क्लासिफिकेशन होती थी। नाम कैसे रखते हैं वो मैंने आपको बता दिया, अभी मैं क्लासिफिकेशन की तरफ जाऊंगा। अब देख, अब जो टैक्सोनॉमी है वो मॉडर्न हो गई है। मॉडर्न में आप क्या देखते हो? जब मॉडर्न टैक्सोनॉमी करते हो तो आप वो सारी चीजें भी तो देखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल उसके कैरेक्टर देखते हो, फिर उसको आइडेंटिफाई करते हो, फिर उसका नाम करते हो, फिर क्लासिफाई करते हो। मॉडर्न टैक्सोनॉमी में क्या होगा कि उसको उसके अंदर देखते हो, एनाटॉमी देखते हो, उसके बाहर देखते हो, मॉर्फोलॉजी देखते हो, उसकी सेल का स्ट्रक्चर देखते हो, उसके सेल का क्या देखते हो? स्ट्रक्चर देखते हो, उसकी उसकी डेवलपमेंटल प्रोसेस देखते हो कि वो कैसे डेवलप करता है, उसका इन्वायर उस वो इन्वायरमेंट में कैसे दिखता है, वो किसके साथ कोऑपरेशन करता है, किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट करता है। तो ये नई टैक्सोनॉमी में ये इतने सारे स्टेप देखे जाते हैं। क्या? अंदर, बाहर, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, सारी सोसाइटी में वो कैसा रोल प्ले करता है वो सारा देखा जाता है। अब है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक क्या होता है? मेरी बात अच्छे से समझना, व्हाट इज सिस्टमैटिक? सिस्टमैटिक क्या होता है? जब आप टैक्सोनॉमी के साथ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी जोड़ देते हो, मतलब वो ऑर्गेनिज्म पीछे किससे इवॉल्व हुआ है। जैसे हमारे केस में साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे और बंदरों के जो कॉमन एंसेस्टर था वो सेम था, मतलब हम दोनों का कॉमन एक पापा थे, हम उन्हीं उन्हीं में से क्या हुए? इवॉल्व हुए हैं। ठीक है? अच्छा, अर्लियर जो क्लासिफिकेशन की जाती थी वो ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस की जाती थी। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल जो जानवर जिनसे फूड लेते थे उसको एक ही ग्रुप में डाल देते थे। जैसे बफेलो, काऊ, गोट, इनसे हमें दूध मिलता था तो ये एक ही ग्रुप में डालते थे। कुछ ऐसे जानवर थे जिनसे हम उनको सवारियाँ करते थे, जैसे हाथी, हॉर्स, डंकी, या जिससे मज़दूरी करवाते थे, वो एक ग्रुप में हो जाते थे। कुछ ऐसे प्लांट्स थे जिनसे हम मेडिसिन लेते थे। बेसिस ऑन द यूजेस कि हम क्या उसको यूज़ कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम अलग अलग-अलग ग्रुप बनाते थे। अब मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना। देखना, ये टैक्सोनॉमी का हो गया ना, टैक्सोनॉमी मैंने नोमेनक्लेचर करवा दिया। अब देख, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, ये चौथा स्टेप होता है टैक्सोनॉमी का। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुप बनाना, ठीक है। मान ले मान ले ये पूरा हमारे पास क्या है, अर्थ, ठीक है। ये पूरा क्या है, अर्थ। ऐसा किसी और ने नहीं करवाया होगा। अर्थ में कुछ हिस्सा नॉन लिविंग, है ना, ये ग्रुप बन गया, और कुछ बन गया लिविंग, और ये आ गया लिविंग बन। 18 लाख है। तो इन लिविंग्स के अलग अलग ग्रुप बनाए, है ना। जो जानवरों की तरह दिखते थे उनको एनिमल किंगडम, जो प्लांट्स की तरह दिखते थे उनको प्लांट किंगडम, जो बैक्टीरिया की तरह दिखता था उनको मोनेरा, जो फंजाई की तरह दिखता था उसको फंजाई, ठीक है, जो प्रोटिस्टा की तरह दिखता था प्रोटिस्टा। तो ये ये आपने क्या की है, ग्रुपिंग की है, ठीक है। जो लिविंग में सबसे बड़े बड़े ग्रुप बनते हैं ना, सबसे बड़ा बड़ा ग्रुप बनता है, तो उन बड़े ग्रुप को आप बोलते हो किंगडम। और ये किंगडम कितने हैं, 5, ठीक है। ये किंगडम कितने हैं, 5। मेरी बात समझ आई? हाँ सर, समझ आई। अब देख, आराम से समझना। ये एनिमल किंगडम है, ठीक है, ये एनिमल। अब होता क्या है कि इस किंगडम के अंदर भी छोटे छोटे ग्रुप्स बनते हैं, ठीक है। इस किंगडम के अंदर अंदर भी छोटे छोटे क्या बनते हैं, ग्रुप्स बनते हैं, और इनको आप बोलते हो फाइलम। इसको क्या बोलते हो, फाइलम। फाइलम। ये क्या था, किंगडम, ठीक। फिर इन फाइलम्स के अंदर भी फिर इन फाइलम्स के अंदर भी क्या करते हैं, ग्रुप्स बनते हैं। फिर इस फाइलम के अंदर भी क्या बनते हैं, ग्रुप्स बनते हैं। और इन फाइलम्स के अंदर जो ग्रुप बनते हैं उनको बोलते हैं क्लास। 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 ठीक। फिर इस क्लास के अंदर भी इस क्लास के अंदर भी ग्रुप्स बनते हैं, ठीक है। ठीक है, इस क्लास के अंदर भी ग्रुप्स बनते हैं जिसको बोलते हैं ऑर्डर। ग्रुपिंग है, ऑर्डर, ये ऑर्डर है, ठीक है। सुनो, इस ऑर्डर के अंदर भी इस ऑर्डर के अंदर भी क्या बनते हैं, ग्रुप बनते हैं, ठीक। इसको आप क्या बोल रहे हो, फैमिली। 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 मतलब ऑर्डर जो होता है वो फैमिली से बना होता है। बहुत सारी फैमिली जुड़ती है तो ऑर्डर बनता है, ठीक। अब ये जो फैमिली होती है, ये बहुत सारे किससे बना होता है, जीनस से बना। जीनस। 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 जीनस, ठीक है। और जो ये जीनस होता है, ये जो जीनस होता है, ये बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज से बना होता है। स्पीशीज। 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 एंड में आपको क्या दिखता है, स्पीशीज दिखते हैं। देख स्पीशीज, देख अब समझना इस चीज को, इधर इधर। स्पीशीज बहुत सारी जुड़ती है तो जीनस बनाता है। बहुत सारे जीनस जुड़ते हैं तो क्या बनाता है, फैमिली। बहुत सारी फैमिली जुड़ती है तो क्या बनता है, ऑर्डर। बहुत सारे ऑर्डर्स जुड़ते हैं, ए, बहुत सारे ऑर्डर जुड़ते हैं तो क्या बनती है, क्लास। बहुत सारे क्लास जुड़ते हैं तो क्या बनता है, फाइलम। बहुत सारे फाइलम जुड़ते हैं तो क्या बनता है, किंगडम, है ना। बहुत सारे, ये 5 हमारे पास बड़े किंगडम। बात समझ आई कि नहीं? हाँ सर, ये अच्छे से समझ, ये अच्छे से समझ, ठीक है। देख मैंने आपको अभी बताया, किंगडम 5 है हमारे पास, ठीक है। हर किंगडम के बाद, हर किंगडम के अंदर क्या आता है, फाइलम आता है। फिर क्या आता है, दैट इज क्लास। फिर क्या आता है, ऑर्डर। फिर फैमिली। फिर क्या आता है, जीनस।
और फिर क्या आता है, दैट इज स्पीशीज। ठीक है, एंड में हमारे पास क्या होता है, स्पीशीज। स्पीशीज की ही रियल एग्जिस्टेंस होती है, मतलब हम रियली एग्जिस्ट करते हैं। बाकी जितने भी है, इसके ऊपर जितने भी है, ये ग्रुप है। हर ग्रुप को आप टेक्सा, कैटेगरी, रैंक बोल सकते हैं। समझ आया कि नहीं है? हाँ, देखो, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, ये जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी हैं, रैंक हैं या टेक्सा है, ठीक है, या ग्रुप है, इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस आपने अरेंज करके रखा है। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। सबसे बड़ी कैटेगरी क्या है, दैट इज हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी है, दैट इज किंगडम। और सबसे छोटी वाली फंडामेंटल सिमिलरिटीज के साथ कौन है, दैट इज स्पीशीज। सबसे छोटी वाली ये है। ये रियल में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये इन स्पीशीज का ग्रुप बनता है, स्पीशीज का ग्रुप बनता है तो जीनस, जीनस का ग्रुप बनता है तो फैमिली, फैमिली का ग्रुप बनता है तो ऑर्डर, ऑर्डर का ग्रुप बनता है तो क्लास, क्लास का ग्रुप बनता है तो फाइलम, फाइलम का ग्रुप बनते हैं तो किंगडम। ऐसे 5 किंगडम है हमारे पास। ठीक है, अब मेरी बात अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश करना कि भाई साहब, एक एनसीईआरटी में लाइन लिख रखी है, क्या क्या लाइन लिख रखी है, देखो। अगर आप फैमिलीज देखो ना, जब आप प्लांट्स में फैमिलीज बनाते हो, फैमिली बनाने का मतलब हो गया जीनस को इकट्ठा करते हो, तो वो जीनस को इकट्ठा किस बेसिस पे करते हो, एक उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर, एक उसके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर का मतलब हो गया उसके फ्लावर्स के कैसे कैरेक्टर है। ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, इसलिए मैंने अलग से बता दी। अब देखना, स्पीशीज में देखो, जैसे मेरा और सामने बैठा हुआ बशीरा है, इसकी स्पीशीज क्या है, सेम है। मेरी और बशीरे की स्पीशीज, मेरी और बशीरे की स्पीशीज क्या है, सेम है। अब सेम है तो मतलब मेरे बॉडी के जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसके बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होंगे। मेरे हाथ की 5 अंगुलियां, उसकी भी हाथ की कितनी, 5 अंगुलियां। जिस तरह से मैं रिप्रोड्यूस करता हूँ, उसी तरह से वो भी रिप्रोड्यूस करता है। मेरे 2 टेस्टिस, उसके भी कितने, 2 टेस्टिस। मेरी 2 किडनी, उसके भी कितनी, 2 किडनियां। मतलब स्पीशीज लेवल पे जो कॉमन करैक्टर है, वो सबसे ज्यादा मिलते जुलते हैं। कॉमन करैक्टर स्पीशीज लेवल पे सबसे ज्यादा मिलते हैं। बट जैसे ही आप इधर से जाते हो किंगडम की तरफ, किंगडम तो प्लांटे भी है और एनिमेलिया भी है, तो प्लांट मूव नहीं करते, एनिमल मूव करते, तो यहाँ पे कॉमन करैक्टर जो होते हैं ये कम हो जाते हैं। तो जब कभी भी आप एनी किंगडम से स्पीशीज की तरफ जाते हो, तो कॉमन करैक्टर क्या करता है, बढ़ता है। अब देख मेरी जान, अच्छे से समझना। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। जब आप किंगडम से स्पीशीज की तरफ आते हो, लोवेस्ट कैटेगरी की तरफ आते हो, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, इनको अच्छे से देख लेते हैं। देख लेते हैं, मेरी बात अच्छे से समझना। देख, किंगडम प्लांटे है, प्लांटे किंगडम है। ये 2 फाइलम से बना है, और भी बहुत सारे फाइलम होंगे, उनमें से ये 2 फाइलम, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। फाइलम क्लास से बना है, तो ये जो फाइलम है एंजियोस्पर्म, इसकी 2 क्लासेस है, डाइकॉट, मोनोकॉट। क्लास ऑर्डर से बना है, तो ये मेरे पास जो क्लास है इसके 2 ऑर्डर हैं, पॉलीमोनियल्स एंड रोजेल्स। ऑर्डर्स फैमिली से बना है, तो मेरे पास पॉलीमोनियल्स है, इसके, ये पॉलीमोनियल्स, एक पॉलीमोनियल्स एक ऑर्डर है, इसकी कितनी फैमिली है, दैट इज 3 फैमिली। तीन, 2 फैमिली बताई उसने, सोलानेसी एंड कॉन्वोलेसी। फैमिली आगे जीनस से बना होता है, से बना होता है जीनस से। ये देखो, फैमिली, एक जीनस, दूसरा जीनस, और ये आ गया तीसरा जीनस। ठीक है, जीनस आगे स्पीशीज से बना होता है। तो मेरी जान, इधर रहना, ये एक जीनस में, ये जीनस में बहुत सारी स्पीशीज, सोलानम ट्यूबरोसम, सोलानम मेलोंजेला, सोलानम निग्रा। ठीक है, वैसे ही मैं एक एनिमल से भी एग्जांपल ले लेता हूँ। तो एनिमल किंगडम एनिमेलिया, इसमें एनिमल किंगडम में बहुत सारे फाइलम है, कॉर्डेटा, एनिलिडा एंड ऑर्थोपोडा। ये क्या आगे, 3, ये 3 क्या आगे, फाइलम आगे। अब फाइलम, एक फाइलम बहुत सारी क्लासेस का बना है। कॉर्डेटा ममेलिया का बना है, एम्फीबियन का बना है, रेप्टाइल का बना है। अब एक ऑर्डर, है ना, एक ऑर्डर नहीं, एक क्लास, फाइलम बहुत सारी क्लासेस की बनी हुई है।
ये फाइलम कॉर्डेटा, मैमेलिया, एम्फीबियन, रेप्टाइल क्लास से बना है। ये जो क्लास है ये बहुत सारे ऑर्डर से बना है। ये ममेलिया ममेलिया क्लास है तो इसके 2 ऑर्डर में लिख रहा हूँ, ऐसे 14 ऑर्डर्स हैं, ठीक है? ये जो ऑर्डर है ये आगे फैमिली से बना है, ये कार्निवोरा के 2 फैमिली से, ठीक है? तो ये फैमिली बहुत सारी, ये वाली फैमिली और ये वाली फैमिली बहुत सारे जीनस से बनी है, पैंथेरा एंड फेलिस। और ये जो जीनस है ये बहुत सारे स्पीशीज़ से बना होगा, टिग्रस, पारडस एंड लियो। जो हमें दिखता है ना सरफेस पे या अर्थ पे, वो हमें स्पीशीज़ दिखती है, वो कोई ग्रुप नहीं दिखता। तो रियल एक्जिस्टेंस इन स्पीशीज़ की होती है। अच्छा, ये आपके एनसीईआरटी में टेबल बना हुआ है। 2 एनिमल्स को डिस्कस किया है, 2 प्लांट्स को डिस्कस किया हुआ है। इनकी पूरी टैक्सोनॉमिकल हायरार्की डिस्कस की है, जैसे मैन है। मैन की स्पीशीज़ कौन-सी है? सैपियन। जीनस कौन-सा है? होमो। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? होमो सैपियन। मतलब जीनस और स्पीशीज़ को मिला के आप नाम लिख सकते हो। अगर साइंटिफिक नाम पता है तो आपको स्पीशीज़ और जेनिस का नाम पता ही चल जाएगा, ठीक है? फैमिली क्या है? होमिनिडिया। अब देख, फैमिली जब एनिमल में फैमिली होती है ना तो डी IDAE ये यूज़ होता है एंड में, तो ये फैमिली है, होमिनिडिया। ऑर्डर प्राइमेट्स, क्लास मैमेलिया और फाइलम क्या है? कॉर्डेटा। ये दिमाग में रखना, ठीक? और एक चीज़ याद रख लेना, होमोजीनस है ना, होमो सैपियन, फैमिली में होमो आएगा ही आएगा, होमोनीडिया, ठीक है? हाउस फ्लाई उम, मस्का डोमेस्टिका, है ना? जीनस मस्का, स्पीशीज़ डोमेस्टिका। तो जो ये मस्का है ना, मस्का से मस्सीडिया लिया है। आइडिया फैमिली के लिए यूज़ होता है और इसका डिप्टीरा आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा, ठीक है? क्लास इंसेक्टा और फाइलम इसका क्या है? दैट इज़ आर्थ्रोपोडा। थोड़ा-सा दिमाग में रखना पड़ेगा और जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ अच्छे से समझना। देख ले, यहाँ पे भी फैमिली आईडीए, ठीक है? मैंगो, मैंगो की पूरी टैक्सोनॉमी याद करने के लिए आप ऐसे याद रखो, वो समी है ना, समी समी इंडियन बॉलर, पादा समीने, पादा समीने, कैसे? इधर देखना, मैंगो, स्पीशीज़ इंडिका, जीनस मैंगिफेरा, फैमिली एनाकार्डियेसी, ऑर्डर स्पैंडेल्स, डाइकॉट क्या आ गया? डाइकॉट क्या आ गया? डाइकॉट क्लास आ गई। अच्छा, एंजियोस्पर्म फाइलम और किंगडम आ गया प्लांट। इस चीज़ का ध्यान में रखना, ठीक है? मैंगो, इंडिका, मैंगिफेरा, एनाकार्डियेसी। जो प्लांट्स होते हैं ना, उनमें जो फैमिली होती है उसके एंड में ACEAE होता है और ऑर्डर क्या है? स्पाइनडेल्स, क्लास क्या है? डाइकॉट और फाइलम क्या है? एंजियोस्पर्म। अच्छा, मेरी बात ध्यान से समझना, इधर किंगडम एनिमेलिया, एनिमेलिया और ये प्लांट है किंगडम। उसके बाद व्हीट, हम व्हीट को बहुत अच्छे से जानते हैं। व्हीट क्या है? दैट इज़ स्पीशीज़ एस्टिवम और जीनस क्या है? ट्रिटिकम। फैमिली पोएसी, पोएसी और ऑर्डर पोएल्स, पोएसी, पोएल्स, क्लास मोनोकॉड एंड फाइलम क्या है? एंजियोस्पर्म। यहाँ पे पोल्स और पोएसी आपको याद करना पड़ेगा। CEAE तो मैंने आपको बता दिया कि भाई साहब ये फैमिली को दर्शाता है किसमें? किसमें? फैमिली को दर्शाता है किसमें? प्लांट्स में, ठीक है? अच्छा, ये जितने भी रैंक्स या कैटेगरी हैं, these categories are distinct biological entity, ये डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है। ये सिर्फ़ आपने देख सुन के नहीं बनाई है, नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेशन। मतलब आपने ऐसा नहीं किया कि भाई साहब किसी प्लांट को सुपरफिशियली देखा और उसको एक कैटेगरी या ग्रुप में डाल दिया। ये जो ग्रुप और कैटेगरी आप बनाते हो, इसको बड़े बारीकी से आप जज करते हो। क्या-क्या देखते हो? उसका एनाटॉमी देखते हो, मॉर्फोलॉजी देखते हो, सेल का स्ट्रक्चर देखते हो, ठीक है? उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस देखते हो और साथ-साथ में वो एनवायरनमेंट में क्या इफ़ेक्ट छोड़ता है, वो भी देखते हो। अब आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जितना भी थ्योरी वाला पोर्शन था, वो मैंने सारा दे दिया है। अब मैं एक नई वीडियो के साथ आऊँगा। उसका टाइटल रहेगा लिविंग वर्ल्ड पीवाईक्यू, सीवाईक्यू, नीचे रहेगा नीट। थ्योरी मैंने अच्छे से करवा दी है। अब मैंने आपको पीवाईक्यू, सीवाईक्यू करवाना है, टेंशन मत लेना, पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करवाऊँगा। बहुत मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि वेबसाइट की तरफ भी मैंने वेबसाइट भी बना रहा हूँ।
ऐप भी बना रहा हूँ, फिर आपके लिए लेक्चर्स भी ला रहा हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि, जय हिंद, जम्मू ज़िंदाबाद, कश्मीर ज़िंदाबाद, जम्मू कश्मीर ज़िंदाबाद, हम ज़िंदाबाद, तुम ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।